Hello students, so today we will discuss about the remaining portion of human reproduction, in which we will first discuss about fertilization, then cleavage, then pregnancy and embryonic development, and at last we will discuss about parturition. Okay, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे fertilization के बारे में। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है, गैमेट फॉर्मेशन पढ़ा है इन बोथ मेल एंड फीमेल्स। अब जो मोस्ट क्रिटिकल एंड स्पेशल इवेंट होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, राइट। फर्टिलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल इवेंट इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या होगा इसके अंदर कि जो हमने गैमेट की फॉर्मेशन पढ़ी इन मेल्स एंड इन फीमेल्स, उन गैमेट्स का आगे का जो रोल होता है, आगे का उनका क्या रोल होगा कि जो मेल गैमेट है स्पर्म, जो कि हैप्लॉइड होता है, सो द हैप्लॉइड मेल गैमेट यानी कि स्पर्म जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो फ्यूज हो जाता है हैप्लॉइड फीमेल गैमेट के साथ, यानी एग, या फिर हम बोल सकते हैं इसको ओवम। ओके, ये भी कैसा होगा? हैप्लॉइड। इनसे जो इनकी फ्यूजन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? एक यूनिसेलुलर डिप्लॉइड जाइगोट। ये जो जाइगोट बनेगा वो ऑब्वियसली कैसा बनेगा? डिप्लॉइड। हैप्लॉइड स्पर्म और हैप्लॉइड एग के फ्यूजन से जो प्रोडक्ट बना है, जो जाइगोट बना है, वो कैसा होगा? डिप्लॉइड। ओके, यानी कि 46 क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। 23 जो स्पर्म से आए यानी कि फादर से, एंड 23 किससे आए? मदर से यानी कि एग से। ओके, और ये जो जाइगोट बना है ये कैसा होगा? यूनिसेलुलर जाइगोट होगा। सो ये एक सिंपल डेफिनेशन है फर्टिलाइजेशन की। अब नेक्स्ट हम बात करें फॉर द स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो जो फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट जो होता है वो होता है नॉन मोटाइल होता है। ओके, लेकिन जो मेल गैमेट होता है वो होता है मोटाइल, क्योंकि उसमें टेल प्रेजेंट होती है। टेल की मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ओके, तो मेल जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, तो उसको ट्रेवल करना पड़ता है टू द एग की तरफ, वो ट्रेवल करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो हम स्टेप्स देखेंगे सबसे पहले कि क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं फर्टिलाइजेशन में। सो द स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले जो आएगा वो है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का क्या मतलब है कि जो मेल गैमेट है यानी कि स्पर्म जो है वो एंटर करेंगे इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, राइट। जो मेल गैमेट्स हैं, स्पर्म्स हैं, वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर जाएंगे। कैसे जाएंगे? थ्रू द पेनिट्रेशन ऑफ पीनस इनटू द वजाइना। पीनस का जो पेनिट्रेशन है वजाइना के अंदर होता है, तब सीमेन रिलीज होता है। ओके, सीमेन के अंदर क्या होगा? फ्लूइड प्लस स्पर्म, राइट। इस प्रोसेस से क्या होता है, जो मेल गैमेट्स होते हैं वो एंटर कर जाते हैं फीमेल के अंदर। अगर हम बात करें कि वन इजैकुलेशन, उसमें अराउंड कितने स्पर्म होंगे? अराउंड 250 to 500 मिलियन स्पर्म इन वन इजैकुलेशन। 250 to 500 स्पर्म जो होते हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई पहला स्टेप कि जिसमें हमने मेल गैमेट जो है वो ट्रांसफर करवाया है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या आ जाएगी, मैं डायग्राम बना के बता देती हूँ यहाँ पे। सपोज दिस इज अवर यूट्रस, and these are fallopian tubes, fimbriae, this is infundibulum, this is ampulla, and this is isthmus, same here, and there are pair of ovaries present here. Okay, now अंदर यहाँ पे जो लेयर प्रेजेंट होगी यूट्रस में, जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी उसको हम क्या बोल देंगे? एंडोमेट्रियम लेयर प्रेजेंट होगी। ओके, यूट्रस के नीचे प्रेजेंट होगा सर्विक्स एंड देन वजाइना। ओके, वजाइना। सो हमने क्या बात करी कि जो फर्स्ट प्रोसेस है इंसेमिनेशन, उसमें क्या हुआ? इंसेमिनेशन में क्या हुआ? जो फ्लूइड है, जो सीमन है, वो यहाँ पे वजाइना के अंदर एंटर कर गया। वजाइना के अंदर जो है वो सीमन ने एंट्री कर ली। ओके, कैसे हुआ ये? जब पीनस जो होता है वो पेनिट्रेट करता है इनटू द वजाइना, तो जो सीमन है वो ट्रांसफर हो जाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, एंड वन इजैकुलेशन में 250 to 500 मिलियन तक स्पर्म्स हो सकते हैं। ओके, तो हमने ये जो येलो कलर से दिखाया गया है इसको हमने कंसिडर कर लिया सीमन। ओके, जिसके अंदर प्रेजेंट है मिलियंस ऑफ स्पर्म, यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे। अब क्या होगा कि जो ये वजाइना है एंड सर्विक्स, इनका जो इन्वायरमेंट होता है वो सुटेबल नहीं होता है फॉर स्पर्म। कैसे कि इन वजाइना का जो इन्वायरमेंट होता है वो होता है एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, अराउंड 3.8 to 5 pH होता है। और ये एसिडिक इन्वायरमेंट किसकी वजह से होता है? कुछ माइक्रोब्स की वजह से, जिनको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलाई।
लैक्टोबैसिलाई जो इस वजाइना का पीएच जो होते हैं वो एसिडिक बना के रखते हैं। ओके, और ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वजाइना के अंदर, ये किस लिए होते हैं कि बाहर के जो पैथोजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो यहाँ पे इन्फेक्शन कोज ना कर सके, इसीलिए ये बैक्टीरिया यहाँ पे वजाइना के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए वजाइना को, कि बाहर के जो वजाइनल इन्फेक्शन से बचाने के लिए कि कोई भी पैथोजन एंट्री ना कर सके यहाँ पे। अगर एंट्री करे तो वजाइना को जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है वो बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है, राइट। तो उसी तरीके से जो स्पर्म होते हैं, एज वी ऑल नो, दे कांट सर्वाइव एंड दे कांट बी वायबल इन द एसिडिक इन्वायरमेंट, इसीलिए बहुत सारे जो स्पर्म है वो यहीं पे क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। एसिडिक इन्वायरमेंट जो होता है वजाइना का, वो बहुत सारे स्पर्म को यहीं पे किल कर देता है। ओके, वन मोर थिंग इज, वजाइना की जो अंदर वाली एपिथेलियल लेयर होती है, एपिथेलियल लेयर ऑफ वजाइना, इसमें प्रेजेंट होते हैं WBC, ल्यूकोसाइट्स, जो क्या करेंगे, जो स्पर्म आते हैं उनकी फैगोसाइटोसिस कर देंगे। फैगोसाइटोसिस मींस कि वो स्पर्म को फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पैथोजन समझ के उनको किल कर देंगे। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि देखो, जब फर्टिलाइजेशन करवाना होता है तो हमें एक एग को फ्यूज करवाना होता है सिंगल स्पर्म के साथ, राइट। एक सिंगल एग फ्यूज होता है सिंगल स्पर्म के साथ, लेकिन जब इजैकुलेशन होती है तो जो स्पर्म आते हैं वो मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं, राइट। तो बहुत ही कम स्पर्म होते हैं जो वजाइना और सर्विक्स को क्रॉस कर सकते हैं। ज्यादातर जो स्पर्म होते हैं वो वजाइना के इन्वायरमेंट में ही, सर्विक्स के इन्वायरमेंट में ही क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, राइट। ये मैंने बता दिया कि कैसे किल होते हैं, ड्यू टू द एसिडिक इन्वायरमेंट एंड ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइट्स, ओके, यानी कि बाई फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। नेक्स्ट थिंग इज कि अब ये स्पर्म अंदर चले गए, जो स्पर्म ज्यादा मोटिलिटी शो कर रहे थे, ज्यादा अगर इन एसिडिक इन्वायरमेंट से भी सर्वाइव कर गए, वो अब कहाँ चले जाएंगे, सर्विक्स के थ्रू, सर्विकल कैनाल के थ्रू चले जाएंगे यूट्रस के अंदर। ओके, वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज, वजाइना और सर्विक्स के कंपैरिजन में जो स्पर्म होते हैं वो यूट्रस के अंदर ज्यादा एक्टिव होते हैं। स्पर्म्स आर मोर एक्टिव इन यूट्रस देन वजाइना एंड सर्विक्स। ऐसा क्यों होता है कि यूट्रस का जो इन्वायरमेंट है वो होता है एल्कलीन, एल्कलीन इन्वायरमेंट होता है, एंड वी ऑल नो कि जो स्पर्म होते हैं वो ज्यादा वायबल होते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं इन एल्कलाइन पीएच रेदर देन एसिडिक पीएच। ओके, तो जो स्पर्म बच गए वो अब कहाँ पे चले गए, यूट्रस के अंदर। ओके, अब वो यूट्रस के अंदर चले गए। नेक्स्ट थिंग इज कि अब वो यूट्रस से ट्रेवल करके, और यूट्रस से कैसे ट्रेवल करेंगे स्पर्म, कि एक तो जो फ्लूइड आता है, सीमन के साथ जो फ्लूइड होता है उसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है लार्ज नंबर में। तो जो फ्रक्टोज होता है वो एज ए सबस्ट्रेट काम करता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी देता है स्पर्म को मूवमेंट के लिए। तो एक तो वो हो गया जिसके थ्रू, जिसकी वजह से स्पर्म जो होता है वो आगे ट्रेवल करता है। एंड वन मोर थिंग इज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ये जो यूट्रस होता है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो स्पर्म होते हैं वो आगे ट्रेवल कर पाते हैं। ओके, और यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये हेल्प करते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ से आए ये भी हमने पढ़े थे कि सीमन का जो फ्लूइड होता है उसी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं। मेल के अंदर सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होती है जो प्रोस्टाग्लैंड की फॉर्मेशन करती है, और ये क्या करेंगे, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, और इन कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू स्पर्म जो होता है वो आगे ट्रेवल करेगा। ओके, अब यूट्रस के बाद स्पर्म कहाँ जाएगा, दिस रीजन इज इस्थमस। फैलोपियन ट्यूब का वो पोर्शन जो कि यूट्रस के साथ जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस। ओके, अब ये स्पर्म यहाँ पे चला गया। एक स्पर्म को वजाइना से एक बार इजैकुलेशन हो जाती है, उसके बाद इस्थमस तक, या फिर हम बोले कि जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, एम्पुला है, वहां तक जाने में लगते हैं 15 to 45 मिनट्स। 15 to 45 मिनट्स लगते हैं। ओके, ऑल्दो 5 मिनट्स भी लग सकते हैं। जो फास्टेस्ट स्पर्म हो सकता है वो 5 मिनट्स के अंदर ही कहाँ पहुंच जाए, जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है वहां पे पहुंच जाए। ओके, ये भी हो सकता है। नाउ ऑन एन एवरेज 15 to 45 मिनट्स लगते हैं स्पर्म को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंचने के लिए आफ्टर इजैकुलेशन। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो है फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म आ गया, सपोज दिस इज स्पर्म। ओके, अब यहाँ पे एम्पुला रीजन में क्या होगा, हमें पता है कि ओवरी है, ओवरी से क्या होगा, ओवुलेशन। जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है ओवरी के अंदर, वो मिड डे पे यानी कि 14th डे में क्या करवाएगा, LH सर्ज होगा। 14th डे पे क्या होगा, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में मिड डे होता है 14th डे, उस पे क्या होगा, LH का जो अमाउंट है वो एक अचानक से पीक पे चला जाएगा। LH के पीक पे जाने की वजह से मैच्योर फॉलिकल में से या फिर ग्राफियन फॉलिकल में से एग रिलीज होगा। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। और ये जो एग रिलीज हुआ है, ओवुलेशन हुआ है, यानी कि अब ओवरी से जो एग निकल के बाहर गया है
उसको बाहर ले जाने में कौन हेल्प करेंगे? दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्रे। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज फिम्ब्रे, जो कि अटैच होते हैं इन फंडिबुलम पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये क्या करेंगे? इनकी स्वीपिंग मूवमेंट से ये ओवुलेशन करवाते हैं, ओवा को फैलोपियन ट्यूब के अंदर लेके आते हैं। अब ये ओवा चला गया इनफंडिबुलम में। ओके, अब क्या होगा कि वी नो कि ये जो एंड हम ये ओवा बोल रहे हैं या एग बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है? सेकेंडरी ओसाइट, राइट। अभी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई है एग के अंदर, मियोसिस सेकंड अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो बेसिकली दिस इज द सेकेंडरी ओसाइट। ओके, दिस इज नॉट द डेफिनेट ओवम, दिस इज सेकेंडरी ओसाइट। अब ये चला गया इनफंडिबुलम में। दिस पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज इनफंडिबुलम, जो कि ओवरी के साथ अटैच होता है। नाउ एग तो नॉन मोटाइल होता है, एग को एम्पुला तक पहुंचाने के लिए क्या मदद करते हैं? ये जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर सिलिएटेड म्यूकोसल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, सिलिएटेड म्यूकोसल एपिथेलियम जो प्रेजेंट होती है, तो ये अपने सिलिया की मूवमेंट से, इनके ऊपर सिलिया प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, तो सिलियरी मूवमेंट से ये सेकेंडरी ओसाइट को एम्पुला रीजन तक पहुंचाती है। यहां तक आ गया सेकेंडरी ओसाइट। अब जो सेकेंडरी ओसाइट है वो वेट करता है एम्पुला रीजन में स्पर्म के आने का। एक टिपिकल अगर हम बात करें कि सेकेंडरी ओसाइट जनरली कितना टाइम लेगा, कितनी देर तक वायबल रहेगा, अराउंड 24 आवर्स, मैक्स 48 आवर्स तक वायबल रहता है सेकेंडरी ओसाइट। ऑन एन एवरेज ये 24 आवर्स तक वायबल रहता है। उसके बाद इसकी एपोप्टोसिस हो जाती है और ये यहाँ से गायब हो जाता है। ओके, तब ये सर्वाइव नहीं करता आफ्टर 24 आवर्स। अभी एम्पुला रीजन में आ गया, यहाँ पे ये वेट करता है स्पर्म का। ओके, एम्पुला रीजन में जो सेकेंडरी ओसाइट है वो वेट करता है स्पर्म का। वन मोर थिंग इज, ये जो सेकेंडरी ओसाइट आया है इसमें क्या क्या आएंगे? एक तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ऑब्वियसली, सराउंडेड बाय ए लेयर नोन एज जोना पेलिसुडा। जोना पेलिसुडा लेयर प्रेजेंट होती है। साथ में बाहर कोरोना रेडिएटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कोरोना रेडिएटा क्यूमुलस सेल्स प्रेजेंट होते हैं बाहर। ओके, तो इनके साथ ये ओवा जो है वो बाहर रिलीज आउट होता है। अब हम साथ साथ पढ़ रहे थे कि जो स्पर्म है वो कौन से रीजन तक आ गया? इस्थमस तक। ओके, वजाइना को, सर्विक्स को, देन यूट्रस को क्रॉस करते हुए जो स्पर्म है वो इस्थमस रीजन तक आ जाता है। बाद में एक तो क्या होता है, ये कोरोना रेडिएटा और जो हम बोले सेकेंडरी ओसाइट, इनसे केमिकल रिलीज होता है। वो केमिकल क्या करेंगे? इन स्पर्म को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ आने के लिए। ये जो स्पर्म एक बार यहाँ पे आ जाता है, अगर हम बात करें इस वाली फैलोपियन ट्यूब की, नोट दिस वन, इस वाली फैलोपियन ट्यूब में अगर सेकेंडरी ओसाइट है तो ये क्या करते हैं? कीमो अट्रैक्शन होती है। यहाँ पे जो सेकेंडरी ओसाइट है, कोरोना रेडिएटा सेल्स हैं बेसिकली, वो क्या करते हैं? केमिकल रिलीज करते हैं जो अट्रैक्ट करता है स्पर्म को। जो स्पर्म इस्थमस तक आ गए उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ओके, एक तो उसके प्रभाव से। नेक्स्ट क्या होता है? जो स्पर्म में खुद भी एनर्जी होती है आगे जाने के लिए, मोटाइल होता है ये। वन मोर थिंग इज, ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जैसे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होती है, सिमिलरली फैलोपियन ट्यूब के भी अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन हेल्प करती है स्पर्म को सेकेंडरी ओसाइट तक आने के लिए। ओके, तो अल्टीमेटली क्या होता है? ये जो स्पर्म है वो आ गया यहाँ पे। अब ये स्पर्म आ गया सेकेंडरी ओसाइट के पास फ्यूजन के लिए। ओके, स्पर्म्स एक बार अगर इजैकुलेशन हो जाती है तो फीमेल के अंदर अराउंड 1 to 4 डेज तक सर्वाइव रहते हैं। ओके, फॉर 1 to 4 डेज तक जो है जिंदा रह सकते हैं। वन मोर थिंग इज कि यहाँ से जब स्पर्म पास होते हैं यूट्रस से, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो सारे स्पर्म गए हैं वो यहाँ पे जाए। हो सकता है कि कुछ स्पर्म जो होते हैं वो इस वाली फैलोपियन ट्यूब में भी चला जाए। ओके, तो ये कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पे जो है कोई रेड लाइट सिग्नल नहीं है कि इस साइड इस डायरेक्शन में जाना है कि इस डायरेक्शन में जाना है। तो स्पर्म यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ पे जो स्पर्म जाएंगे ऑब्वियसली वो फर्टिलाइजेशन कोज करेंगे आगे जाके। यहाँ पे जो स्पर्म जाएंगे उनका जाना वैसे ही बेकार है। ओके, तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे एक बार स्पर्म आ जाता है तो आगे उसको जो आगे उसकी मूवमेंट कराने के लिए क्या प्रेजेंट होंगे? केमिकल्स प्रेजेंट होंगे, फैलोपियन ट्यूब की कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होगी। ओके, तो एंड वन मोर थिंग इज कि जो स्पर्म आया है यहाँ पे, जो स्पर्म यहाँ पे आया है वो क्या होंगे? जैसे मिलियंस ऑफ स्पर्म इजैकुलेट हुए हैं, अराउंड 250 to 500 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्पर्म आए हैं उनका नंबर क्या होगा? जो सेकेंडरी ओसाइट तक पहुंचने में सक्षम रहे हैं उन स्पर्म का नंबर होगा अराउंड 200। 200 स्पर्म्स क्या होते हैं? सेकेंडरी ओसाइट तक आ सकते हैं यहाँ पे। बाकी के जो होते हैं वो रास्ते में ही लॉस हो जाते हैं, कई किल हो जाते हैं, कई दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन 200 स्पर्म जो होते हैं, अराउंड 200 स्पर्म्स, दे कम टू द सेकेंडरी ओसाइट फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, अभी भी इन 200 में से भी क्या होता है कि सिर्फ एक के साथ ही फर्टिलाइजेशन होती है, राइट। तो ये एक बेसिक पाथ हो गया जो एक मैंने डायग्राम के फॉर्म में बताया है कि क्या होता है।
नाउ सी, अब स्पर्म जो आता है यहाँ पे सेकेंडरी oocyte की तरफ आता है, तो एक बहुत ही स्पेशल चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन, ओके। जब स्पर्म आता है सेकेंडरी oocyte की तरफ इस्थमस रीजन से, तो इस्थमस रीजन से जब आता है तो एक स्पेशल चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन क्या होगी कि जो स्पर्म है, सपोज ये वन थिंग, ओके, सपोज ये स्पर्म है, ओके, ये इसका हेड है एंड दिस इज द टेल ऑफ स्पर्म। ओके, स्पर्म का जो हेड है उस पे क्या प्रेजेंट होगा, एक्रोसोम। ओके, डबल मेम्ब्रेन होती है, ऊपर प्रेजेंट होता है एक्रोसोम, ओके, जो एग के साथ पेनिट्रेशन करने में हेल्प करता है। अब स्पर्म के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन लेयर डिपॉजिट होती है, सीक्रेशन होती है स्पर्म के, स्पेशली हेड रीजन के ऊपर सीक्रेशन होती है। इस सीक्रेशन को रिमूव करना जरूरी है, इस सीक्रेशन को रिमूव करना जरूरी है ताकि एक्रोसोम जो होता है वो फ्री हो सके। ओके, एक्रोसोम रीजन जो आगे दिखाई दे सके और आगे वो जाके पेनिट्रेट हो सके जोना पेलिसुडा लेयर के साथ। ओके, तो जो ये ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है, सीक्रेशन जो होती है वो एक्रोसोम हेड को कवर करके रखती है। इस सीक्रेशन को हटाने का काम कौन करेगा, जो जेनाइटल ट्रैक्ट का फ्लूइड जो होता है, यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, यानी कि फीमेल का जो इन्वायरमेंट होता है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का जो इन्वायरमेंट होता है, दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। तो ये फ्लूइड, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का फ्लूइड क्या करेगा, इस ग्लाइकोप्रोटीन लेयर को रिमूव कर देगा। ओके, यानी कि इसके हेड को क्या कर देगा, वॉश, इसके हेड को वॉश कर देगा, ऊपर की ग्लाइकोप्रोटीन लेयर हटा देगा ताकि स्पर्म क्या हो जाए, एक्टिव। नाउ दिस स्पर्म इज नोन एज एक्टिवेटेड स्पर्म। ओके, दिस स्पर्म इज नोन एज एक्टिवेटेड स्पर्म। एक्टिवेट करने में किसने हेल्प किया, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के फ्लूइड ने। ओके, सो कैपेसिटेशन इज वेरी नेसेसरी प्रोसेस। उसके बाद क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। एक बार स्पर्म एक्टिव हो जाता है उसके बाद वो कैपेबल हो जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, उससे पहले ये प्रोसेस जो होती है वो जरूरी होती है। सो ये डायग्राम है सेकेंडरी oocyte का, जिसकी प्लोइडी लेवल क्या होगी, हैप्लॉइड होगा, ये 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ये जो ब्लू कलर से दिखा रखी है ये है जोना पेलिसुडा। ओके, जोना पेलिसुडा लेयर है जो कि सेकेंडरी oocyte को कवर किए हुए है। ये एसेलुलर लेयर होती है, सेल्स की नहीं बनी होती है। किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की। ओके, ग्लाइकोप्रोटीन की ये लेयर बनी होगी। नाउ इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, जोना पेलिसुडा लेयर के भी अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलेंगे, पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन। ओके, या फिर हम बोलेंगे विटेलाइन मेम्ब्रेन। बाहर ये जो सेल्स दिखा रखे हैं इनको हम क्या बोलेंगे, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। और इसके बाहर भी कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्यूमुलस सेल्स। क्यूमुलस सेल्स। ओके, वन मोर थिंग इज, लेयर के इस लेयर के नीचे प्रेजेंट होते हैं ग्रेन्यूल्स, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिनको हम बोलेंगे कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलेंगे, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ओके, तो ये एक डायग्राम है सेकेंडरी oocyte का। अब हम देखेंगे कि स्पर्म कैसे इसके अंदर पेनिट्रेट करता है। तो लेट मी रब दिस। तो हमने देखा कि जो स्पर्म है वो अराउंड 200 स्पर्म एंटर करते हैं सेकेंडरी oocyte के पास। ओके, तो ये मान लो मैंने डायग्राम बना दिया स्पर्म का, जिसका ये हेड रीजन एंड दिस इज टेल। ओके, दिस इज टेल रीजन। कैपेसिटेशन के बाद ये स्पर्म जो होता है ये एक्टिव है, इसके ऊपर कोई सिक्रेशन नहीं है। ऊपर ये हेड रीजन पे क्या प्रेजेंट होगा, एक्रोसोम, अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ये मिडल पीस एंड पीछे टेल। ओके, ये जो स्पर्म है वो आया सेकेंडरी oocyte के पास। ऑल्दो बहुत सारे स्पर्म आते हैं, पीछे और भी स्पर्म होंगे बहुत सारे नंबर में। ओके, लेकिन जो स्पर्म पहले आया है, जो स्पर्म फास्टेस्ट स्पर्म जो होता है, जो पहले एंटर करता है, वो क्या करेगा, जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम रीजन जो होता है वो कुछ केमिकल सीक्रेट करता है जिनको हम बोलेंगे स्पर्म लाइसिन। कुछ केमिकल सीक्रेट करता है जिनको हम बोलेंगे स्पर्म लाइसिन। इसके अंदर 3 एंजाइम्स हम पढ़ेंगे, 3 एंजाइम्स आते हैं। एक तो हो गया हायालुरोनिडेज। ये एंजाइम क्या करेगा कि ये जो कोरोना रेडिएटा सेल्स हैं इनके बाहर क्यूमुलस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया क्यूमुलस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है ये एंजाइम। ओके, उनके अंदर पेनिट्रेट करने में, उनको हटाने में हेल्प करता है ताकि स्पर्म जो होता है वो अंदर जा सके। ओके, फिर उसके बाद सेकंड एंजाइम आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम।
कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करेगा, अब इन क्यूमुलस सेल्स के बाद जो सेल्स आएंगे वो ऑब्वियसली कौन से हैं, कोरोना रेडिएटा। अब इन कोरोना रेडिएटा सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करने में, इनको आगे से हटाने के लिए, ताकि स्पर्म जो होता है वो एग के न्यूक्लियस के पास जा सके। ओके, तो जो स्पर्म होता है उसको मेन मोटिव क्या है, एग की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होना और अपना न्यूक्लियस जो है वो सेकेंडरी ओसाइट के अंदर रिलीज कर देना, राइट। तो सबसे मेन मोटिव तो इसका यही है। तो बाहर जो भी बैरियर होते हैं, बाहर जो भी सेल्स प्रेजेंट है, तो उनको पेनिट्रेट करते हुए, चीरते हुए जो स्पर्म है वो आगे जाता है। तो ये दोनों एंजाइम्स हेल्प करते हैं बाहर के सेल्स को हटाने के लिए। ओके, नाउ सपोज कि जो स्पर्म है वो अब यहां तक आ गया इन एंजाइम्स की मदद से, वो जोना पेलिसुडा लेयर तक आ गया है। ओके, अब हम बना देंगे यहाँ पे जो है स्पर्म आ गया है। वन मोर थिंग इज, जोना पेलिसुडा लेयर के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ZP3 रिसेप्टर। ओके, जोना पेलिसुडा लेयर के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ZP3 रिसेप्टर्स। अब ये जो रिएक्शन शुरू हुई है, एक्रोसोमल रिएक्शन शुरू हुई है, उसमें क्या होगा, एक तो हमने देखा कि बाहर के जो सेल्स है उनको रिमूव करते हुए स्पर्म जो है वो आगे बढ़ा। अब वो कहां तक आ गया, जोना पेलिसुडा लेयर तक। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, अब जो एंजाइम रिलीज होगा वो होगा एक्रोसिन, या फिर हम इसको बोलेंगे जोना लाइसिन, क्योंकि जो नेक्स्ट मेम्ब्रेन आती है इसके बाद ऑब्वियसली वो क्या आएगी, जोना पेलिसुडा। तो अब जोना पेलिसुडा को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ताकि स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर जा सके, स्पर्म अंदर एंट्री कर सके, तो जोना पेलिसुडा लेयर को ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, तो जोना पेलिसुडा लेयर को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम होता है हम उसको बोलते हैं एक्रोसिन या फिर जोना लाइसिन। ये तीनों ही एंजाइम जो होते हैं वो एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो ब्रेक डाउन करते हुए आगे जा रहा है, जोना लेयर का भी जो ब्रेक डाउन होता है, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्रोसोमल रिएक्शन। ओके, एक्रोसोमल रिएक्शन। अब क्या होगा कि जोना लेयर जो है वो यहां से ब्रेक डाउन हो जाएगी। ये जो स्पर्म है इसने जोना लेयर को ब्रेक डाउन कर दिया। ओके, यहां से ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन एक दिक्कत ये है कि जो पीछे से जो स्पर्म आ रहे हैं और बाकी के जो स्पर्म रह गए हैं वो भी फिर एंटर कर सकते हैं। वो अगर जोना लेयर ब्रेक डाउन हो जाती है तो बाकी के स्पर्म भी है वो अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो उनको रोकने के लिए, यानी कि पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए, एक से ज्यादा स्पर्म एंटर ना करें। ओके, तो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलेंगे कोर्टिकल रिएक्शन। कोर्टिकल रिएक्शन। ओके, इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में क्या होगा कि जो अंदर मैंने बताया कि कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं, ये जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, जैसे ही एक्रोसोमल रिएक्शन होती है, एक्रोसोमल रिएक्शन हो रही है यानी कि एक स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है एग के अंदर, राइट। तभी क्या होगा, ये जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स है ये जाके फ्यूज हो जाते हैं जोना लेयर के साथ। जोना लेयर के साथ ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज हो जाते हैं और क्या कर लेंगे, इस जोना लेयर को इम्परमिएबल बना देंगे, इसको थिक बना देंगे, हार्ड बना देंगे, ताकि कोई भी बाकी के जो स्पर्म बच गए, बाकी के जो स्पर्म आ रहे हैं वो इसके अंदर एंट्री ना कर सके, जोना लेयर को ब्रेक डाउन ना कर सके। ओके, तो ये कोर्टिकल रिएक्शन होती है जिसमें कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज हो जाएंगे जोना लेयर के साथ और इसको बना देंगे हार्ड। ओके, यानी कि इम्परमिएबल बना देंगे बाकी के स्पर्म के लिए। ऐसे हम प्रिवेंट करते हैं पॉलीस्पर्मी को और प्रमोट करते हैं मोनोस्पर्मी को। मोनोस्पर्मी यानी कि एक ही एग जो होता है, एक स्पर्म जो होता है वो एग के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, राइट। ये जो कोर्टिकल रिएक्शन होती है ये जोना लेयर को हार्ड बनाने के साथ साथ एक और चीज में हेल्प करती है कि इस लेयर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो एग की जो लेयर प्रेजेंट होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्पीशीज स्पेसिफिक रिसेप्टर। स्पीशीज स्पेसिफिक रिसेप्टर, तो ये कोर्टिकल रिएक्शन क्या करेगी, उन स्पीशीज स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को इनएक्टिवेट कर देती है। वो रिसेप्टर किस काम आते हैं कि खुद की स्पीशीज का जो स्पर्म आ रहा है उनको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। ये जो स्पर्म आता है ये रिसेप्टर्स उनके साथ बाइंड होते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं कि खुद की स्पीशीज का है, तभी आगे इसको अलाउ करते हैं पेनिट्रेशन के लिए। ओके, एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए। तो ये जब इनको इनएक्टिवेट कर देते हैं तो ऑब्वियसली एक तो ये भी मैकेनिज्म हो गया कि जो स्पर्म है वो आगे पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो दिस इज द कोर्टिकल रिएक्शन। अब आगे क्या होगा कि ये जो स्पर्म आया है, ये स्पर्म जो अंदर आया है, तो एक बार स्पर्म एंटर कर जाता है, स्पर्म एक बार एंटर कर जाता है यहां से सेकेंडरी ओसाइट में। तो ये जोना लेयर थी जिसको स्पर्म ने यहां से ब्रेक डाउन कर दिया। 1 सेकेंड। ओके, और यहां अंदर किसकी एंट्री हो गई, स्पर्म की। ओके, जब स्पर्म सेकेंडरी ओसाइट के अंदर एंटर कर जाता है तभी क्या होता है, जो मियोसिस 2 होती है जो अभी पूरी नहीं हुई है सेकेंडरी ओसाइट के अंदर, वो कंप्लीट हो जाती है। मियोसिस 2 को जब कंप्लीट होती है तो क्या बन जाएगा, एक तो ओवम बनेगा,
जो हमारा डेफिनेट ओवम है, जिसके साथ एक्चुअल में फ्यूज होना है स्पर्म के न्यूक्लियस को, एक तो वो बनता है और एक बनती है छोटी सी सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, ओके, जो बाद में डीजनरेट हो जाती है, उसका कोई रोल नहीं होता है। तो ओवम जो डेफिनेट ओवम बना है उसके साथ फ्यूज हो जाता है स्पर्म का न्यूक्लियस। ये जो स्पर्म आया है इसकी टेल, मिडल पीस सब क्या हो जाता है, डिसोल्व हो जाता है। सिर्फ क्या बचेगा स्पर्म का, एक तो न्यूक्लियस बचेगा। स्पर्म के अंदर आने के बाद एक तो स्पर्म का न्यूक्लियस बचता है, दूसरा बचता है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल बचेगा, ओके, जो उसकी स्पिंडल फाइबर बनाएगा, क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, तो जो सेंट्रियोल है वो स्पर्म के थ्रू आते हैं। तो न्यूक्लियस और सेंट्रियोल ये दोनों चीजें जो है वो अंदर रिलीज हो जाती है, आगे फ्यूजन में हेल्प करती है। बाकी सारी चीजें टेल, मिडल पीस, ये सारे क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, ओके। तो ये अब ये जो न्यूक्लियस है ये फ्यूज कर जाएगा ओवम के साथ और क्या बना लेगा, जाइगोट, जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेगा, ओके। सो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ये जो जाइगोट बना है ये हमारा कैसा होगा, डिप्लॉइड। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन।